सो हाय गाइस, दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर ऑन प्रोबेबिलिटी। आई होप आप लोगों ने सबसे पहले जो हमने लेक्चर किया था वो आपने अटेंड किया होगा। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस गाइस, आगे मैं अपना टेलीग्राम लिंक पोस्ट कर रहा हूँ। बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप वो क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, सो दैट आई कैन एड्रेस दोज क्वेश्चंस राइट अवे। ठीक है। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन प्रोबेबिलिटी। पहला लेक्चर मैं इसलिए कह रहा था एक बार देख लेना ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा बेसिक्स हम लोगों ने वहाँ पे ज़्यादा डिस्कस किया है। एक बार बेसिक्स हमको क्लियर हो जाएंगे तभी जो हम लोग ये वाले क्वेश्चंस कर पाएंगे ना। यहाँ पे भी हम लोग प्रोबेबिलिटी के बेसिक एस्पेक्ट्स ही देखेंगे, बट कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स जो हमने लास्ट क्लास में नहीं देख पाए थे। ठीक है। सो बिफोर आई स्टार्ट विद माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। My name is Deepak Jaryal and I'm an MSc Physics and MBA from Symbiosis. I've scored more than 99 percentile in the section that I teach, which happens to be quantitative aptitude. I've been giving CAT since 2007 and been teaching since 2006. So that has given me 14 plus years of teaching experience. So if you want to connect with me, you can just have to do कि आपको प्ले स्टोर पर जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, जहाँ पे आपको फ्री कोर्सेज और स्पेशल क्लासेस अटेंड करने का भी मौका मिलेगा। तो गाइस, मेरा सजेशन ये है कि अगर आप पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं तो एक बार फ्री कोर्सेज और स्पेशल क्लासेस एक बार अटेंड करके देखिए, सो दैट यू अंडरस्टैंड द एंटायर इंटरफेस, किस तरह से फैकल्टीज़ आपको दिखाई देते हैं, किस तरह आप फैकल्टी से इंटरेक्ट कर सकते हो। और एक नहीं, मल्टीपल एजुकेटर्स के फ्री कोर्सेज एंड स्पेशल क्लासेस एक बार अटेंड करके देखिए। दे वुड बी डूइंग अ ग्रेट जस्टिस टू योर प्रिपरेशन ना। लेकिन अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच चाह रहे हैं किसी भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, तो अगर आप चाह रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई हो जाए, पूरा एक कोर्सेज की तरह पढ़ाई हो जाए, और आप सीरियस हैं नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर एडमिशन्स के लिए, देन आई एम रिकमेंडिंग प्लस एज योर कोर्स। तो यू नीड टू एनरोल योर सेल्फ फॉर योर प्लस कोर्स। तो प्लस कोर्स के लिए आपको बता देता हूँ, आप जब प्लस कोर्स में आएंगे तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे मैं क्लास के एंड में बताऊंगा, तो जस्ट बी विद मी। एंड जो आप प्लस में आपका जो ऑब्वियसली कोर्स जो आप पिकअप करेंगे वो होगा कैट ना। शुरू में कई लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि सर कैट के लिए पढ़ेंगे तो हम लोग क्या बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स जो स्पेशली रिलेटेड टू एमबीए उनके लिए क्या करेंगे, जैसे कि हो गया जैट, स्नैप, आईआईएफटी, अपना एनमैट, महाराष्ट्र सीईटी, ये सारे एंट्रेंस एग्जाम्स का क्या होगा। नॉट टू टेल यू फ्रैंकली कि यार 3 सेक्शंस होते हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी। ये जो 3 सेक्शंस है, दीज 3 सेक्शंस आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी एंट्रेंस एग्जाम पर्टेनिंग टू एमबीए। ठीक है, तो ये 3 सेक्शंस तो डेफिनेटली हैं ही। तो अगर आप कैट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, कैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये तीनों जो सेक्शंस हैं दे वुड बी इजीली टेकन केयर ऑफ। आई आपको इन एग्जाम्स के लिए जैट, स्नैप, आईएफटी, एनमैट और एमएचसीटी में इन 3 सेक्शंस के अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। ऑनेस्टली कैट को छोड़ के बाकी एंट्रेंस एग्जाम में थोड़ा थोड़ा सा डिविएशन भी है, सिर्फ यही 3 सेक्शंस नहीं आते हैं। जैसे कि जैट में एक अलग से सेशन आता है डिसीजन मेकिंग, स्नैप में दे यूज टू आस्क जीके, अब नहीं पूछ रहे हैं, आईएफटी में जीके अभी भी आता है, महाराष्ट्र सीटी में आता है नॉन वर्बल रीजनिंग। So non-verbal reasoning is again an important part, REASONING, है ना। सो नॉन वर्बल रीजनिंग, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन यार ये जो 3 सेक्शंस हैं ये मेजर क्रक्स बनाते हैं। तो अगर आप इसके लिए, यही आपका जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे, तो अगर आपने इसके लिए पढ़ लिया तो बाकी जो है डिसीजन मेकिंग, जीके तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस होना चाहिए, और नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए आप लगभग मैक्स टू मैक्स 1 मंथ इज़ मोर देन सफिशिएंट। और इन सारे एग्जाम्स का टाइमलाइन भी अलग अलग है, जैसे कि जैट जो है कैट के एग्जैक्टली 1 महीने बाद होता है ना। तो जैसे कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपका जैट हो जाएगा। स्नैप इस बार दिसंबर और जनवरी में स्प्लिट है, बट जनरली होता है दिसंबर में। आईएफटी और अपने जैट में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इस बार जो है आईएफटी की डेट है दैट इज 24 जनवरी। जनरली आईएफटी और कैट में एक हफ्ते का फ़र्क होता है, बट इस साल 24 जनवरी कर रहे हैं। एनमैट तो पूरे 3 महीने तक लगातार चलता रहता है। महाराष्ट्र सिटी जनरली हैपन्स थर्ड मतलब फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। सो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। तो इन सब एग्जाम्स का टाइमलाइन भी अलग अलग है। तो जो आपके कैट के बाद जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है उसमें आप ये बाकी जो रिमेनिंग सेक्शन है उसकी प्रिपरेशन आप इजीली कर पाते हो। ठीक है, लेकिन मैं फिर से कहना गाइस, ये जो 3 सेक्शंस हैं दे फॉर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रक्स ऑफ द एंटायर चैप्टर, एंटायर पेपर। ठीक है, तो कैट के लिए जब आप पढ़ाई करेंगे, कैट के लिए जब आप कोर्स पढ़ेंगे, तो ये सारे जो सेक्शंस हैं और ये सारे जो एग्जाम्स हैं दे विल बी इजीली टेकन केयर ऑफ।
ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपने पिकअप करना है, लेट मी जस्ट गाइड यू। तो अगर आप कैट 2021 देख रहे हैं, तो मतलब नेक्स्ट ईयर एडमिशन, नेक्स्ट ईयर एग्जाम देखे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर एडमिशन देख रहे हैं, तो माय रिकमेंडेशन वुड बी 24 मंथ्स का कोर्स। ऑब्वियसली गाइस, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन कि कैट ऑल दो नवंबर में है, बट जैसे अगले साल नवंबर में हो जाएगा कैट, बट अगले साल जैट में, जैट आपका जनवरी में होगा, दिसंबर में स्नैप होगा, आईएफटी जैसे कि इस साल उन्होंने 24 जनवरी की, एलएचसी की उन्होंने अगले साल किस रखेंगे, मार्च में आपका महाराष्ट्र सीटी होगा। तो मार्च तक, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर मार्च तक हमें साथ में रहना है, और उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशंस, पर्सनल इंटरव्यूज, अपना WAT सेशंस, इसके लिए आपको ट्रेनिंग लगेगी। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस आप एंड टू एंड प्रिपरेशन, जैसे मैंने कहा था, अगर आप सीरियसली देख रहे हो, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देख रहे हो, तो आई एम पर्सनली रिकमेंडिंग 2021 के लिए 24 मंथ्स का कोर्स। फिर भी इनमें से कोई भी ऑप्शन आप पिकअप करते हैं, आपको इंस्टेंटली 10% ऑफ मिल जाएगा इफ़ यू यूज़ द कोड DJ10। आप ये कोड यूज़ कीजिए, आपको इंस्टेंटली 10% ऑफ मिल जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। और जो मैं प्लस के जो बेनिफिट्स हैं, प्लस में और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में आपको मैं क्लास के एंड में डेफिनेटली बताऊंगा। ठीक है, तो जस्ट स्टे विद मी। तो गाइस, आज जो हम लोग, जैसे मैंने कहा था कि दिस इज अ सेकंड लेक्चर ऑन प्रोबेबिलिटी, तो आज हम क्या क्या चीज़ें पिकअप करने वाले हैं वो आपको बता देता हूँ। पहले जो है हम लोग बात करेंगे ऑड्स। तो कुछ एक क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जहाँ पे जैसे ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट, इस तरह की बातें। तो उसको, उन तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से रीड करना है और उनसे किस तरह से डील करना है, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन टुडेज क्लास। नेक्स्ट जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसको कई लोग ना एक्सपेक्टेड वैल्यू की जगह पे एक्सपेक्टेड रिटर्न में भी पढ़ते हैं। ठीक है, या फिर कई लोग ऐसा भी बोल देते हैं एवरेज रिटर्न। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे जैसे जैसे वो टॉपिक आएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी ऑफ द थिंग्स। ठीक है, तो ये तीन जो सेगमेंट्स हैं वो पिछले वाले जो बेसिक सेगमेंट है उसी के ऊपर आधार बेस्ड है, बट यहाँ पे जो है इनको अलग से देखना पड़ता है। बेसिस वही है, बट एक पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट द थिंग्स इज डिफरेंट। तो गाइज, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आई विल ट्राई टू गो एज स्लो एज पॉसिबल। तो जितना भी आपको कोई डाउट्स आते हैं तो जस्ट प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन अनअकैडमी जस्ट कैट दीपक सर करके। अगर आप टेलीग्राम चैनल सर्च करेंगे तो यू कैन फाइंड मी देयर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक जो भी आज हमने क्लास में करेंगे, और एनी अदर क्वेश्चन दैट यू वांट टू हैव, और इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, तो देन डू जॉइन दिस अनअकैडमी जस्ट कैट दीपक सर का टेलीग्राम चैनल। ठीक है, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला टॉपिक होगा ऑफकोर्स क्या होगा, ऑड्स। तो गाइस, ऑड्स के क्वेश्चंस किस तरह से बन रहे हैं, जैसे कि एक कहानी बोल रहा है ऑड्स इन फेवर ऑफ ए विनिंग। लेट्स से ऑड्स इन फेवर ऑफ ए विनिंग is 4:3. So odds in favor of A winning is 4:3. ठीक है, मतलब अगर आप ऐसे समझें odds in favor, मान लीजिए फैक्टर्स, ये वाले जो टर्म्स है ना, odds in favor, ये मोस्टली ना, ये odds वाले जो फैक्टर्स है, ये वाला आपने पता है कहाँ सुने होंगे सबसे ज़्यादा, बेटिंग जब केसेस होते हैं ना, बेट लगाते हैं लोग। ठीक है, तो बेट लगाते वक्त ऑड्स देखते हैं, ऑड्स क्या हैं। ठीक है, तो तब स्टेटमेंट में ऑड्स इन फेवर या ऑड्स अगेंस्ट वाली स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, आप जैसे कोई घोड़ा है, घोड़े का नाम है ए, ऑड्स इन फेवर ऑफ ए विनिंग इज 4:3। तो अगर उसने कहा कि पूरा सिनारियो को अगर मैं 7 में बांट दूं, ठीक है, 7 दैट इज 4+3, तो 4 केसेस ऐसे कह रहे हैं, या 4 फैक्टर्स ऐसे कह रहे हैं कि ही माइट विन, एंड 3 फैक्टर्स ऐसे कह रहे हैं कि ही वुड लूज। तो जो सेकंड नंबर का जो और ये जो सेकंड नंबर जो है ना, थर्ड जो 3 लिखा है यहाँ पे, जो सेकंड नंबर है ना, वो दैट रिप्रेजेंट्स दी ऑड्स अगेंस्ट। ठीक है, तो जो पहला नंबर है दैट वुड रिप्रेजेंट ऑड्स इन फेवर। ठीक है, तो ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट। सो ऑड्स इन फेवर ऑफ, मतलब अगर टोटल केसेस अगर 7 हैं तो 7 में से 4 केसेस ऑड्स ए के फेवर में है, और 3 जो है ए के अगेंस्ट में हैं जीतने के। तो इसी केस में अगर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग, तो गाइस कई लोग ने इसको 4/3 बोल देते हैं, विच इज रॉन्ग। 4/3 गलत वैसे भी है, क्योंकि आपको मैंने बता चुका हूँ कि प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 0 और 1 के बीच में होगी। तो 4/3 तो ऑफकोर्स यार आपको दिख रहा है कि इट इज मोर देन 1, राइट। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग? सो मैंने जैसे कहा कि ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट आपने समझ लिए। सो टोटल केसेस कितने बन रहे हैं? 7 में से 4 केसेस आर इन फेवर ऑफ ए विनिंग, तो मैं कह दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग वुड बी 4/7। इसी तरह से मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट विनिंग, लूजिंग, लेट्स से ए डैश रिप्रेजेंट्स ए नॉट विनिंग, तो ऑड्स अगेंस्ट, तो यानी कि 3/7। आई होप इट इज क्लियर।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना मैंने आपको जो इस स्टेटमेंट के थ्रू जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वैल्यू प्लेसमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, ऑड्स इन फेवर ऑफ ए विनिंग, तो पहला नंबर किसको दिखा रहा है, फेवर को, दूसरा नंबर किसको दिखाएगा, अगेंस्ट को। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो ऑड्स इन फेवर, तो पहला नंबर वुड रिप्रेजेंट फेवर वाला केस, सेकेंड वाला नंबर वुड रिप्रेजेंट अगेंस्ट वाला केस। आई होप इट इज क्लियर गाइस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने दूसरा बोल दिया, दूसरा केस बना दिया, ऑड्स अगेंस्ट ए विनिंग। अभी अगर आपको कंफ्यूजन होगा ना तो एक काम करता हूँ मैं, इसको हटाना, इसको मैं एक काम करता हूँ, लेट मी नेम दिस एज बी, ठीक है। फिर से ए लिखना माइट कंफ्यूज यू, ठीक है। तो कहानी के अनुसार ऑड्स अगेंस्ट बी विनिंग, अगर मैं लिख दिया इट इज 4/3, ऑड्स अगेंस्ट बी विनिंग इज 4/3। तो गाइस यहाँ पे आपको वही देखो, नंबर्स भी वही हैं, लेकिन यहाँ पे ऑड्स इन फेवर लिखा था पहले, अभी ऑड्स अगेंस्ट लिखा है। तो गाइस मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो पहला नंबर है ना हो, दैट वुड रिप्रेजेंट अगेंस्ट। ऐसा नहीं है गाइस कि हमेशा पहला नंबर फेवर को ही दिखाता है, बस आपको ये स्टेटमेंट पढ़नी है कि यहाँ पे अगेंस्ट लिखा है तो पहला नंबर अगेंस्ट को दिखाएगा, यहाँ फेवर लिखा है तो पहला नंबर फेवर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा गाइस, इस केस में अपना फेवर को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि पहला नंबर है अगेंस्ट वाला, तो दूसरा नंबर क्या होगा, फेवर वाला। तो वहीं पे अगर मैंने पूछा होता दूसरे वाले केस में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग पूछा है, तो यानी कि 3/7। अभी मैं बोलूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट विनिंग, बी लूजिंग कह लीजिए, तो क्या बन जाएगा 4/7। तो यानी कि पहला नंबर वुड रिप्रेजेंट अगेंस्ट, यहाँ पे पहला नंबर वुड रिप्रेजेंट फॉर, क्योंकि यार आपको स्टेटमेंट पढ़ना है। यहाँ फेवर लिखा है तो पहला नंबर फेवर, यहाँ अगेंस्ट लिखा है तो पहला नंबर अगेंस्ट। आई होप इट इज क्लियर गाइस। बहुत ही सिंपल सा केस है, नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम, बट यहाँ पे कुछ लैंग्वेज किस तरह से सीखनी है और लैंग्वेज में क्या कंफ्यूजन आ सकते हैं, उसको क्लियर करने के लिए हमको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलो ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ गाइस, अनअकैडमी जस्ट कैट पे जाके दीपक सर सर्च करिए टेलीग्राम पे, and you would find me there, and you can contact me for any kind of question related to this topic or any other topic that you have। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ गाइस, अभी जो क्वेश्चन पढ़ा उसी चीज़ को मैंने इस तरह से बढ़ दिया। ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट ई इज 3/4। इवेंट कुछ ले लीजिए, इवेंट ई को आप ले लीजिए, ऑड्स अगेंस्ट ए विनिंग, है ना, दैट इज द इवेंट, ठीक है। कोई भी आप गेम खेल रहे हो उसमें ए के जीतने के अगेंस्ट, है ना, तो बोलता है आर 3/4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई, तो अगेंस्ट यानी कि यहाँ पे अगेंस्ट लिखा है तो पहला नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, अगेंस्ट को, और दूसरा नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा, फॉर को। मतलब ये नहीं होगा अगर इवेंट, तो क्या है 3 केसेस में नहीं होगा और 4 केसेस में होगा, फेवर, है ना। तो बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई, तो इवेंट ई अपने अकर करवाना है, यू हैव टू मेक दैट इवेंट ई हैपन। तो ऑफकोर्स मेरे से उसने प्रोबेबिलिटी पूछ लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होगा गाइस, ऑफकोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/7। ऑफकोर्स गाइस मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 7 ऑफकोर्स इज द टोटल पॉसिबल ऑकरेंसेस, उसमें से 3 केसेस में इट वुड नॉट अकर। वाई नॉट अकर, क्योंकि यहाँ पे अगेंस्ट लिखा है, जो यहाँ पे जो भी वर्ड होता है पहला नंबर उसी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे 4 है तो 4 वुड रिप्रेजेंट इन फेवर। आई होप इट इज क्लियर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ ई वुड बी 4/7। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा केस है, मैं फिर से कह रहा हूँ गाइस, मैं हर पेज में लिखूंगा कि अनअकैडमी जस्ट कैट दीपक सर इज माय टेलीग्राम चैनल वेयर यू कैन कॉन्टैक्ट मी, श्योर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू पॉज द वीडियो, ट्राई द क्वेश्चन ऑन योर ओन एंड देन लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। और जब हम पॉज करके जब आप आएंगे वापस, तो एक बार देखिएगा कि क्वेश्चन जो आपने किया और मैंने किया उसमें कुछ अगर डिसबैलेंस है तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। ओके, आई होप सबने वीडियो पॉज किया होगा। और क्वेश्चन है फाइंड द ऑड्स अगेंस्ट throwing 6 at least once with a single die in 3 trials। so guys डाइस एक ही है, सो 3 ट्रायल्स हो रहे हैं, T1 T2 T3। सो 3 ट्रायल्स में क्या चाहिए, throwing what is the odds against throwing 6 at least once, odds against 6 at least once with a single die in 3 trials। guys I hope it is clear, है ना।
तो इसको कैसे आप किस तरह से रीड कर सकते हैं, है ना? तो इसको थोड़ा सोचिएगा। फाइंड द ऑड्स अगेंस्ट, पहले ऑड्स अगेंस्ट चाहिए, ठीक है। थ्रोइंग 6 फेंकना है एटलीस्ट वंस, तो कम से कम एक बार तो इसमें आना चाहिए। तो मैं ऐसे बाकी चीज़ें छोड़ते हैं, ऐसा सोचते हैं कि 6 कम से कम एक बार आना चाहिए, क्योंकि 3 ट्रायल्स है ना, तो कम से कम एक बार तो 6 आना चाहिए। तो अगर मैं ऐसा सोच लूँ कि आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि एटलीस्ट और एट मैक्स, इस तरह के केसेस में ना आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी सोचने में ज़्यादा आसानी होती है, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि अगर मैं ऐसा वाला केस ले लूँ कि यार टोटल केसेस तो ऑफकोर्स सबका 1 ही होगा, 1 में से वो सारे हटा दूँ, वो अगर मैं सारे केस हटा दूँ जहाँ पे यू आर नॉट गेटिंग 6 एट ऑल इन ऑल द 3 ट्रायल, तीनों ट्रायल्स में एक भी 6 नहीं आ रहा, तो बाकी सब केसेस में क्या होगा, कम से कम एक बार तो 6 आएगा ही आएगा ना। आर यू गाइस गेटिंग इट? तो मैं कह रहा था कि ऐसे कई केसेस हो सकते हैं कि आप खुद सोचिए, मैंने आपको एग्जांपल करके भी दिखाया था लास्ट क्लास में, कि अगर मैं इसमें से वो सारे केसेस हटा दूं जहां पे एक भी बार 6 नहीं आया, वो 6 नहीं आया यानी कि कुछ भी हो सकता था, 1 2 3 4 5 में से कुछ भी हो सकता था। तो अगर मैं सारे केसेस वो हटा दूं जहां पे एक भी बार 6 नहीं आया, तो बचेंगे कौन से केसेस जहां पे कम से कम एक बार तो 6 आया ना, ये सुनो। तो 1 माइनस ऐसे केसेस जहां पे एक भी बार 6 नहीं आया, तो कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं? 5 आउट ऑफ 6, 5 आउट ऑफ 6 एंड 5 आउट ऑफ 6। गाइस एक ही डाइस को आप, सिंगल डाइस है ना, आप उसको 3 बार, सिंगल डाइस है 3 बार फेंक रहे हो, तो फर्स्ट ट्रायल में 6 के अलावा हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर? 1 2 3 4 5, तो 5 आउटकम्स आउट ऑफ 6 आउटकम्स, 5 आउटकम्स इन द 6 आउट ऑफ 6 आउटकम्स, ये हो गया गाइस। तो ये बन गए यहाँ पे, ये सारे केसेस कहाँ पे, जहाँ पे कुछ भी आएगा बट 6 नहीं आएगा। तो 1 माइनस दिस इज आई थिंक 125 एंड 216, ठीक है। सो कितना होता है ये? 91/216। ये सुनो गाइस, तो ये क्या है, ये क्या है गाइस, ये किस चीज का केस है? ये क्या केस आपने निकाला? दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, दिस इज अगेन ध्यान रखिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाट? एटलीस्ट 16, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, है ना, मैं वर्ड लिख देता हूं आपके लिए, गेटिंग आना चाहिए 6, दैट इज 91/216, राइट? यस और नो? अगर 91/216 अगर ये टोटल केसेस हैं, दैट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी, दैट इज द प्रोबेबिलिटी, तो उसको अगर मैं ऑड्स अगेंस्ट और ऑड्स फेवर के केस में लिखूं तो मैं कहूंगा 91 टोटल केसेस हैं आउट ऑफ 216 जो फेवर कर रहे हैं कि 6 आएगा कम से कम एक बार। दूसरे रिमेनिंग केसेस कितने रहेगा? सो 216 और इसमें कितना फर्क होता है? अपने 125। सो कह रहे हैं 125 ऐसे केसेस हैं जहां पे नॉट 6। आर यू गाइस गेटिंग इट? सो यहाँ पे वो 91 क्या है? एटलीस्ट 16, और ये वाले केसेस कौन से हैं जहां पे 6 नहीं, ठीक है। तो व्हाट इज द, मेरे से पूछा क्या है? ऑड्स अगेंस्ट थ्रोइंग ए 6। सो ऑड्स अगेंस्ट चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा गाइस? 125:91। आई होप इट इज क्लियर गाइस, है ना? क्योंकि यार ये जो 91 है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर के लिए, मतलब ये 6 एटलीस्ट एक बार 6 आएगा। देखो मैंने क्या किया, 91 टोटल प्रोबेबिलिटी, ये तो प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी का भी मैंने उल्टा केस कर दिया। जैसे आपको प्रीवियस केस याद होगा ना, ये प्रोबेबिलिटी है अगर 4/7 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ई हैपनिंग, तो 4 इज इवेंट ई हैपनिंग एंड 3 इज इवेंट ई नॉट हैपनिंग, है ना? क्योंकि टोटल केसेस कितने? 7 है। वैसे ही मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी अगर 91 है 6 आने की, 91 आउट ऑफ 216 है, तो द टर्म्स विच आर इन फेवर ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 इज 91 एंड नॉट गेटिंग 6 इज रिमेनिंग। तो 216 में से 91 हटा दिए, 91 फेवर है 6 आने के, तो 125 क्या है? एक फेवर में नहीं है, मतलब अगेंस्ट 6 नहीं, 6 आने के, राइट? या कम से कम एक बार 6 आने के। सो दिस इज अगेंस्ट, दिस इज फॉर, सो दिस इज 125:91 लिखेंगे। आई होप इट इज क्लियर गाइस। अगर ये बात क्लियर हो गई है, हम आगे बढ़ते हैं। एक और सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन लॉजिकल है गाइस, और लॉजिकल आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करेगा आपके दिमाग को। आई होप इट इज क्लियर। तो गाइस क्वेश्चंस का जो भी है, ये वीडियो एक बार पॉज कीजिए, रीड द क्वेश्चन एंड देन ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑन योर ओन, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा है। द ऑड्स इन फेवर ऑफ अ प्लेयर बीइंग सेलेक्टेड फॉर नेशनल टीम विथ 3 इंडिपेंडेंट सेलेक्टर्स, तो ऐसे नाम लेते हैं, सेलेक्टर 1, सेलेक्टर 2, सेलेक्टर 3, इज 4/3। क्या है ये सारे? क्या है? ऑड्स इन फेवर है कि ऑड्स अगेंस्ट है?
अच्छा, ऑड्स इन फेवर हैं, तो मैं लिख देता हूँ जो जो नंबर है आपके पास, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4:3, 2:1 एंड 1:4। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग, इस सेलेक्टर 1 के अकॉर्डिंग, तो प्लेयर को सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 4/7। तो सेलेक्ट नहीं होने के, ये काम करते हैं, नीचे लिख देते हैं एस सेलेक्टेड एंड एन नॉट सेलेक्टेड। तो नॉट सेलेक्टेड होने के चांसेस क्या बन गए, 3/7। यहीं पे एस एन एन, तो यहाँ पे क्या बन गया, सेलेक्ट होने के चांसेस क्या है, 2/3, एंड सेलेक्ट नहीं होने के चांसेस कितने होंगे, 1/3। ठीक है, तो एस एन नॉट सेलेक्टेड। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर बीइंग सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू सेलेक्टर 3, 1/5, और यहाँ पे 4/5। ठीक है, तो ये आपने डायरेक्टली ये डेटा आपको निकालना आता है। ठीक है, इस डेटा के बाद अभी जो है क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ द 3 सेलेक्टर्स अ मेजॉरिटी विल बी फेवरेबल, अ मेजॉरिटी विल बी फेवरेबल। ठीक है, सो मेजॉरिटी जो है फेवर में आनी चाहिए। ठीक है, तो व्हाट इज द चांसेस। तो गाइस ये अपने मैंने आपके लिए क्वेश्चंस मैंने ब्रेक कर दिया है। इस क्वेश्चन को ब्रेक करने के बाद आप यू ट्राई द क्वेश्चन, है ना। तो ट्राई करने के बाद यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन लेट्स ट्राई टू लुक एट द क्वेश्चन वंस अगेन। आई होप सबने वीडियो पॉज किया होगा। ठीक है, तो अभी बोलता है प्रोबेबिलिटी दैट द 3 सेलेक्टर्स अ मेजॉरिटी विल बी फेवरेबल। तो मेजॉरिटी विल बी फेवरेबल मतलब क्या केस, कौन सा केस गाइस, कि यार 3 में से 2 लोग उसको फेवर करें, या फिर तीसरा केस क्या हो सकता है, तीनों के तीनों फेवर करें। तो 3 में से 2 लोग केस थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट कोई बात नहीं। तो सेलेक्टर 1 ने फेवर किया, सेलेक्टर 2 ने भी फेवर किया, सेलेक्टर 3 ने फेवर नहीं किया, तो 4/5 ना, नॉट सेलेक्टेड। और सेलेक्टर 1 ने फेवर किया, सेलेक्टर 2 ने फेवर नहीं किया, सेलेक्टर 3 ने फेवर किया। तीसरा केस क्या, सेलेक्टर 1 ने फेवर नहीं किया लेकिन सेलेक्टर 2 और 3 ने फेवर किया। सो सॉरी, 1/3 एंड 1/5। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तीसरा, इसके आगे अगला केस क्या होगा, तीनों ने फेवर किया गाइस, तभी भी तो मेजोरिटी होगा ना। सो क्या बन जाएगा इस, दिस 4/7 टाइम्स 2/3 टाइम्स 1/5। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। अरे गाइस गेट इट ना, मैं कह रहा हूँ कि 3 में से 2 फेवर कर रहे हैं, तभी भी तो प्रोबेबिलिटी, मतलब तभी भी अपना केस हो रहा है, तभी भी मेजोरिटी वाला केस बन रहा है। तीनों के तीनों फेवर कर जाएंगे तो वो भी तो हमारा फेवर केस बनेगा ना। सो दिस, ये 3 केसेस बनेंगे, ये 3 केसेस बनेंगे प्लस ये वाला केस बनेगा। चाहो तो इसको अच्छे से आपको मैं मार्क करके दिखा देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेलेक्टर 1 ने बोला यस, सेलेक्टर 2 ने बोला यस, सेलेक्टर 3 ने बोला नो, है ना। यहाँ पे सेलेक्टर 1 ने बोला यस, सेलेक्टर 2 ने बोला नो, लेकिन सेलेक्टर 3 ने बोला यस। यहाँ पे सेलेक्टर 1 ने बोला नो, सेलेक्टर 2 ने बोला यस, एंड सेलेक्टर 3 ने भी यस बोला। यहाँ कौन सा केस है, सेलेक्टर 1, सेलेक्टर 2 और सेलेक्टर 3 तीनों ने यस बोला, ये भी हो सकता है। तो दिस का सम वुड बी योर आंसर। गाइस आई एम नॉट डूइंग दिस, ये कैलकुलेशन आप लोग कर लो। ठीक है, एंड देन टेल मी द आंसर, प्लीज राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ये ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट वाला जो फंड है, ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं लगा होगा। बहुत ही सिंपल सा केस है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है, बट उसको एक अलग तरीके से प्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, ओके गाइस, सो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे, एक्सपेक्टेड वैल्यू। जैसे मैंने कहा था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू कहें या एक्सपेक्टेड रिटर्न कहें, या कई बार इसको ना एवरेज रिटर्न भी कह देते हैं। ठीक है, ऑल द सेम फॉर अस। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड रिटर्न को किस तरह से आप देखते हैं। सो जैसे कि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ऑड्स के बारे में बात किया, और आपको मैंने बोला था कि बेटिंग के केस में ना ऑड्स चेक किए जाते हैं, यार इस घोड़े के ऑड्स, यार इस प्लेयर के ऑड्स क्या है, या ऑड्स इस टीम के ऑड्स क्या है, इस टीम के ऑड्स अगेंस्ट या ऑड्स इन फेवर क्या है। ठीक है, तो उस तरह से वहां पे बात की जाती है ना। एक्सपेक्टेड वैल्यू उसी का
एक कहते हैं नेक्स्ट स्टेप है, उसी को देखने का एक और तरीका है। एक और तरीका तो नहीं कह सकते उसको ना, वोड़ी से द नेक्स्ट लेवल थिंग है, ठीक है। नेक्स्ट लेवल कैसे, आई टेल यू। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ऑड्स देखे ना, ऑड्स देखने के बाद ना आप उस ऑड्स देखने के बाद आप उसमें पैसा लगाओगे कि नहीं लगाओगे, वो चेक करने का जो मेथड है ना, उसको कहते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो गाइस इस मेथड का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इतना आपको रिटर्न पक्का मिलेगा ही मिलेगा। इस मेथड का सिर्फ मतलब ये है, इसके थ्रू सिर्फ ये पता करते हैं कि शुड यू प्लेस दिस बेट और नॉट। ठीक है, जैसे कि बहुत ही सिंपल सा केस ले लेते हैं, एक कॉइन टॉस करते हैं। तो कॉइन टॉस करेंगे तो ऑफकोर्स आउटकम्स क्या होंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर हेड आता है तो हेड आने के चांसेस क्या होते हैं 1/2, टेल आने के चांसेस भी क्या होते हैं 1/2। ठीक है, तो वो कहता है अगर हेड आया तो आई विल पे यू 10 रुपीज। ठीक है, अगर टेल आया तो आप मुझे 5 रुपए देंगे। ठीक है, तो हेड आया तो कितना है 10 रुपए मिलेगा, टेल आया तो 5 रुपए गंवाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ शुड यू प्लेस दिस बेट और नॉट, यहाँ पे बेट आपको खेलनी चाहिए कि नहीं खेलनी चाहिए। तो वो मेथड है, वो आपको हाँ या ना का जवाब मिलेगा इस एक्सपेक्टेड रिटर्न से। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न या एक्सपेक्टेड वैल्यू बेसिकली क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है, दिस इज नथिंग बट द समेशन of the probability of the event times the money value. Are you getting the point? So probability of the event times the money value would give us the expected return. जैसे कि मैंने यहां देखा कि मेरा probability कितना है 1/2, मनी वैल्यू एसोसिएटेड कितना है 10। साथ ही साथ क्या होगा यहाँ पे 1/2, या तो ये होगा तो जीतूंगा या हारूंगा, यानी कि -5, क्योंकि आप पैसा दे रहे हो तो इसलिए मैंने नेगेटिव लगा दिया। सो यहाँ पे कितना हुआ 5 माइनस बन गया ना, -2.5, आंसर कितना हुआ 2.5। तो क्योंकि एक्सपेक्टेड रिटर्न पॉजिटिव आ रहा है, तो ये इस वाले केस को आप यू कैन प्ले दिस बेट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको 10 रुपए पक्का ही मिलेगा, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको 2.5 रुपए मिलेगा, कहीं किसी भी सिनेरियो में आपको 2.5 तो मिलने वाला नहीं है। बट जस्ट लुकिंग एट दिस नंबर 2.5, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यार 2.5 यानी कि मेरे को पॉजिटिव रिटर्न ज्यादा आएगा। इस रिस्क है 5, लेकिन अगर फायदा है तो दिस अ ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी। आर यू गेटिंग इट? वहीं पे अगर मैंने ये बोला, आपको दूसरा केस ले लेता हूँ, मैंने ये बोला कि इसी गेम में लेकिन ना आपके लेट्स से 10 रुपए आपकी एंट्री फी होगी। 10 रुपए आपको ये गेम खेलना तो 10 रुपीज इज द एंट्री फी, एंट्री फी है। ठीक है, तो यार मान लीजिए ये एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आ रहा है 2.5 ना, इस 2.5 से मुझे 10 रुपीज और हटाने पड़ेंगे बिकॉज दैट वुड बी माई ओवरऑल रिटर्न ना। सो 2.5 माइनस 10 यानी कि कितना हो जाएगा 2.5, नेगेटिव आ रहा है ना कोई भी वैल्यू। सो क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो आप, क्योंकि पहले पॉजिटिव आ रहा था तो इसलिए आई टोल्ड यू कि आई कैन प्ले दिस बेट, क्योंकि जीतने पे जो फायदा है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू हारने पे जो नुकसान है। तो दैट इज हाउ यू गेट द कैलकुलेशन। अभी यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, यानी कि आपको कुछ भी कर लो किसी भी सूरत में आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलने वाला है, तो नहीं मिलेगा या फिर नुकसान होगा। दिस नेगेटिव टेल्स यू, नेगेटिव एक्सपेक्टेड रिटर्न्स टेल्स यू कि यू वुड इधर मेक लॉसेस और यू वुड बी इन अ सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। गाइस सब देख के सकते हैं ना कि अगर मैंने मान लीजिए जीत लिया होता तो मुझे 10 रुपए मिलते, बट मेरी एंट्री फी कितनी थी 10 रुपए, तो या फिर फायदा क्या हो खेलने का। वहीं पे अगर आप हार जाते तो 5 रुपए जाते प्लस 10 रुपए और जाते, क्योंकि एंट्री फी वॉज 10 रुपीज। सो इन ऑल आपको पैसे लूज करने ही पड़े। तो जब भी आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न नेगेटिव आता है तो यू डोंट प्ले, बट एक्सपेक्टेड रिटर्न पॉजिटिव आता है तो यू कैन प्ले। ठीक है ना, तो क्वेश्चन वाइज अगर देखा जाए तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते कैसे हैं, वी जस्ट मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट एंड मल्टीप्लाई विद द मनी वैल्यू एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर इवेंट। और उनका क्या करना है गाइस, समेशन, जितने भी पॉसिबिलिटीज को ऐड कर रहा हूं मैं, जैसे यहाँ पे भी ऐड किया, यहाँ पे भी ऐड किया। आर यू गाइस गेटिंग इट? आई होप ये वाला फंडा जो है बहुत क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी बातें हैं नहीं इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न में। ठीक है, तो इसी बात को देखते हुए क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन इज आस्क्ड टू रोल अ डाइस, डाइस रोल करना है भाई। इन केस द डाइस शोज एन इवन नंबर, अगर इवन आउटकम आया तो ही विल बी पेड ₹50 मिलेगा। फॉर एन ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर आया तो ही मस्ट पे ₹30, he must pay ₹30। फाइंड द अमाउंट द पर्सन गेट्स पर रिटर्न इन द लॉन्ग रन। ठीक है, बात वही है इसको मिलेगा ही नहीं मिलेगा, ऐसे डायरेक्टली लिख देता है। या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी फॉर्म कर सकता है, शुड ही प्ले दिस बेट और नॉट। ठीक है, सो यानी कि आप पर रिटर्न, गाइस वही बात होगी ना जो मैंने बात किया था पिछले केस में, एवरेज रिटर्न भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, सो
पर टर्न या पर लॉन्ग रन में कितना मिलेगा, या फिर शुड ही प्ले दिस बेटर नॉट। तो गाइस ये कहानी वहीं की वहीं है, ठीक है। सो जब भी मनी वैल्यू टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो समझ लीजिए कि इट इज एन एक्सपेक्टेड रिटर्न वाला क्वेश्चन है। सो 50 रुपीज मिलेगा अगर इवन आएगा, 30 रुपीज पे करने का अगर ऑड आएगा। गाइस कहानी वही सिंपल है, probability, summation of the probability of that event multiplied with the money value. So probability of the event कितना है, अगर even आने के chances कितने, क्योंकि डाइस रोल कर रहे हैं। So 1 2 3 4 5 6 है ना। So there are 3 even numbers, तो 3/6 यानी कि 1/2 times 50 है ना, और ऑड आने का 1/2 होंगे टाइम्स -30, और इनका क्या करना है समेशन। ये हो जाएगा ऑफ कोर्स 25, यहाँ हो जाएगा 15। सो 25 माइनस 15 इज 10। तो मेरा ओवरऑल जो है एवरेज रिटर्न पर टर्न इज गोइंग टू बी अपना 10 रुपीज। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ 10 गाइस, किसी भी सूरत में आपको 10 रुपए थोड़ी मिलेगा, है ना। दिस इज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज पॉजिटिव, यानी कि जीतने पे जो पैसा मिल रहा है दैट इज मच मोर देन अगर हारने पे जो नुकसान होगा। आर यू गाइस गेटिंग इट? तो यू मस्ट प्ले दिस बेट। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, यू कैन ट्राई दिस, ठीक है। गाइस मैं आपको टाइम देता हूँ, मतलब आप इस तरह से, क्योंकि ये वाला सेशन है तो आप एक काम कर सकते हैं कि यू कैन रीड द अपना ये क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड देन कम बैक टू द क्वेश्चन, ठीक है। बोलते हैं अमर ड्रॉज अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, इफ द कार्ड इज रेड ऑनर। गाइस आपको मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ ऑनर का मतलब क्या होता है ना। मैं अगर आपने नहीं देखा तो आपको फिर से बता देता हूँ कि यार मेरे पास 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 26 रेड और 26 ब्लैक होते हैं, ठीक है। सो 26 रेड में 13 हार्ट्स के और 13 डायमंड्स के, राइट। वहीं पे भी 13 यहाँ पे अपना स्पेड्स के और अपना 13 क्लब्स के, ठीक है। तो इस तरह से बाइफिकेशन होता है। और हर एक सूट, इनको क्या बोलते हैं, 1 2 3 4, इनको क्या बोलते हैं, 4 सूट्स। देयर आर 4 सूट्स। हर एक सूट में देयर आर 4 ऑनर कार्ड्स। 4 ऑनर कार्ड्स कौन से, एस, क्वीन, किंग एंड जैक, ठीक है। ये जो है आपके ऑनर कार्ड्स हैं, ठीक है। सो इफ द कार्ड इज रेड ऑनर ही इज पेड ₹65। द कार्ड इज रेड ऑनर गाइस, तो अगर मैंने कहा कि हर एक सूट में 4 ऑनर कार्ड्स होते हैं, यानी कि एक सूट में यहाँ पे 2 अपने पास होंगे रेड ऑनर। तो यहाँ पे कितने रेड ऑनर कार्ड्स हैं गाइस, यहाँ पे कितने ऑनर कार्ड्स हैं, 4। तो यहाँ पे भी, क्योंकि मेरे पास 26 रेड एंड 26 में से 13 हार्ट्स एंड 13 डायमंड्स हो गए ना। सो 13 हार्ट्स में 4 ऑनर कार्ड्स है और यहाँ पे भी 4 ऑनर कार्ड्स हैं। सो हाउ मेनी रेड ऑनर कार्ड्स डू वी हैव, 8। Are you guys getting it? How many red honor cards do we have, 8? He is paid ₹65, while if it is blackjack, ठीक है, he is paid ₹52 ना। if it is a blackjack, जैक मतलब ये वाला किंग क्वीन जैक, जो कि ब्लैक में है, ठीक है। गाइस ब्लैक जैक एक गेम का नाम भी है। आई शुड हैव उसको वर्ड को मुझे सेपरेट करना चाहिए था, क्योंकि कई लोग इसको कंफ्यूज कर सकते हैं। बट इफ इट इज अ ब्लैक जैक यानी कि ब्लैक जैक, यानी कि जैक एज इन जो जिसको गुलाम भी कई लोग बोलते हैं, जैक ब्लैक, ब्लैक यानी कि यहाँ पे भी ब्लैक जैक हो सकता है, यहाँ पे भी ब्लैक कलर का जैक हो सकता है। सो देयर आर 2 ब्लैक जैक्स, ठीक है। ही इज पेड ₹52, है ना। इन ऑल द अदर केसेस ही मस्ट पे ₹26, उसको पे करना पड़ेगा 26 इन द लॉन्ग रन। पर ड्रॉ अमर मेक्स एन एवरेज। गाइस फिर से वही बात हो गई, एवरेज की बात आ गई, तो ये ना हाउ मच डज ही मेक ऑन एन एवरेज। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न बोल दो या एवरेज बोल दो, एक ही बात है। गाइस आई होप इट इज क्लियर, यस। अगर क्लियर है तो बात समझ में आ गई होगी। तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू लुक एट द क्वेश्चन वंस अगेन, ठीक है। है ना। तो आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। सो क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास इज पेड ₹65। सो मेरे पास हाउ मेनी रेड ऑनर कार्ड्स डू वी हैव, 8। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड ऑनर कार्ड्स, 8/52 टाइम्स कितना हुआ, 65 प्लस ब्लैक जैक्स। कितने ब्लैक जैक्स आपको मैं बता चुका हूँ, देयर आर 2 ब्लैक जैक्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप अ ब्लैक जैक वुड बी 2 out of 52, बट इज पेड ₹52। इन ऑल द अदर केसेस गाइस 8 + 2 कितना हो गया, 10। सो 10 कार्ड्स के बारे में मुझे पता है, बाकी रिमेनिंग कार्ड्स कितने हो गए, 42 ना। तो बाकी 42 में से, रादर 52 में से 42 कुछ भी आ सकता है, तब रिटर्न कितना होगा गाइस, 26। लेकिन क्या होगा, रिटर्न क्या है, ही मस्ट पे, उसको पे करना है, यानी कि दिस वुड बी नेगेटिव,
ठीक है, सो आई थिंक क्वेश्चन का आगे सिर्फ कैलकुलेशन रह गया है. सो 13 5 65, 13 4 52, 4 2 8 एंड दिस गोइंग बी 10 प्लस 2 माइनस माइनस हो गया ना ये 26 2 एंड 21. तो आंसर कितना हो 10 प्लस 2 12, 12 माइनस 21 कितना हो गया -9. तो गाइस दिस इज द क्या बोलते हैं लॉन्ग रन में इसका ये रिटर्न है. यस और नो. तो गाइस उसको खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए वाला बेट? ऑफ कोर्स नहीं खेलना चाहिए क्योंकि ऑफ कोर्स ये नंबर क्या आ रहा है नेगेटिव, और ही शुड नॉट प्ले दिस बेट बिकॉज ही इज गोइंग टू बी मेकिंग एवरेज 9 रुपीस का लॉस. गाइस आई होप आई हैव मेड द क्वेश्चन वेरी क्लियर टू यू. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो ये टॉपिक मेरे को उठाना था ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी का. ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी अगेन बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है. लॉजिक वही है गाइस, बट क्या होता है कि ज्योमेट्रिकल शेप्स वहां पे डाल देते हैं. तो ज्योमेट्रिकल शेप्स जब वो डाल देंगे तो क्वेश्चंस जो है ना वहां पे आपके लिए क्लियर हो पाएंगे. जैसे कि अगर मैं एक सिंपल सा केस लेता हूँ, जैसे एक आपने वो डार्ट बोर्ड टाइप देखा होगा ना, जैसे ये डार्ट बोर्ड है. ठीक है, और ये बुल्स आई है. ठीक है, मान लीजिए इनर मोस्ट जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर का है और जो विड्थ है वो भी कितनी 2 सेंटीमीटर से बढ़ रही है. ठीक है, ये क्या है आपका बुल्स आई. दिस इज द बुल्स आई. यहाँ पे आपने टारगेट हिट करना है ना. मैं पूछ लिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द बुल्स आई. प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द बुल्स आई. गाइस इसमें कुछ भी नहीं करना. तो गाइस आपको याद है प्रोबेबिलिटी में आपको यहाँ रिमाइंड करा था. प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता था? टोटल पॉसिबल आउटकम्स ना. ऊपर क्या होता था? फेवरेबल आउटकम्स, है ना. अब यार यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम चीज होगी लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में क्या होगा पता है? टोटल एरिया दैट यू कैन टारगेट. दिस इज द एंटायर एरिया दैट वी कैन टारगेट. तो यहाँ पे एरिया कैसे निकालेंगे? दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 2, यानी कि अपना 6 सेंटीमीटर का आपका पूरा जो है ये हो गया रेडियस हो गया, है ना, पूरे बड़े सर्कल का. तो पूरा सर्कुलर पार्ट है तो पाई 6 स्क्वायर इज द एंटायर एरिया दैट यू कैन टारगेट. तो टोटल पॉसिबल अभी क्या बन जाएगा? टोटल पॉसिबल एरिया. और फेवरेबल एरिया कौन सा गाइस? इधर हिट करना है ना. और इनर मोस्ट रेडियस कितना होता था? 2. सो पाई 2 स्क्वायर, दैट वुड बी आवर आंसर गाइस. सो 4 बाय 36, 1 by 9 is probability of hitting the bullseye. गाइस क्वेश्चंस में और भी आपको लेके आऊंगा नेक्स्ट क्लास में जब हम रिवीजन करेंगे ना प्रोबेबिलिटी के, तब और अच्छे से क्वेश्चंस लेके आऊंगा. तब आपको दिखाई देगा कि कई बार ना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऐसा नहीं लिखा होता कि ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, बट वो ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी से ही बनता है. और इस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके जैट के पेपर में. ठीक है, अभी तो आपको मैं बेसिक्स बिल्डअप करने के लिए वाला क्वेश्चंस दे रहा हूँ. बट जो जैसे आपको मैं अगले क्वेश्चंस में आऊंगा तब दिखेगा कि यार जैट में इस तरह के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं. ठीक है, तो विच डू नॉट सीमिंगली लुक लाइक ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस. ठीक है, बट यू वुड सी बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है वो. ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं. मैंने कहा इफ a and b are two positive numbers such that if a is less than 4 and b is also less than 4, what is the probability that 2a plus 3b is less than 14? है ना, बहुत ही सिंपल सा सवाल है. आप वीडियो को पॉज कीजिए देन अटेम्प्ट द क्वेश्चन. ठीक है, आई होप सब लोगों ने वीडियो को पॉज किया था. ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू लुक एट द क्वेश्चन. तो a and b are two positive numbers such that a is less than 4 and b is also less than 4. What is the probability that 2a plus 3b is less than 14? Guys मुझे बताइए 2a plus 3b is less than 14. This is, don't you think it's a linear equation? ये एक लीनियर इक्वेशन है. ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं. अच्छा, चाहो तो ऐसे कर सकते हैं इसको. लेट इट इसको ना ऐसा हटा देता हूं मैं. हाँ, ऐसे कर लेते हैं. हाँ, लेट मी ड्रॉ. इजी रह जाएगा वो, है ना. दैट वुड बी अच्छा भी दिखेगा. सो वी हैव दिस. ठीक है, सो वी हैव दिस. यहाँ पर एक्स वाई प्लेन हो गया क्योंकि लीनियर इक्वेशन टाइप दिख रही थी ना, तो आई थॉट कि लेट्स ट्राई टू लुक एट इट फ्रॉम द एक्स वाई प्लेन पर्सपेक्टिव. ठीक है, ओके चलो ठीक है. सो दिस इज माय 0,0, है ना, ओरिजिन. ये ए, अब क्योंकि लीनियर इक्वेशन तो आप चाहो तो इसको आप एक्स एंड वाई भी बोल सकते हो. चाहो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x प्लस 3y इज लेस देन 14. एक ही बात है ना गाइस. अलग से लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि ना कई लोग ना एक्स एंड वाई से ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं. तो यहाँ पे x इज लेस देन 4 एंड यहाँ पे y इज ऑल्सो लेस देन 4. तो गाइस x इज इक्वल टू 4 क्या होगा गाइस? x इज इक्वल टू 4. गाइस मान लीजिए यहाँ पे 4 है तो दिस इज x इज इक्वल टू 4 ना. ये पूरी लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है गाइस?
दिस इज x इज इक्वल टू 4, है ना, ये पूरी लाइन, मतलब नेगेटिव तक ये पूरी लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 4, x लेस देन 4 यानी कि यहाँ वाला केस, इस तरफ के पीछे इस तरफ रहना ना इसको, है ना, इसके इस तरफ रहना है। दूसरा केस क्या है, y इज इक्वल टू 4 लेता हूँ पहले, तो मान लीजिए यहाँ पे 4 है और ये क्या हो गया, दिस इज y इज इक्वल टू 4, है ना। तो ये वाला कौन सा केस है, क्या y इज लेस देन 4, ये वाला कौन सा केस है, जहां पे y इज लेस देन 4, है ना। अभी x इज इक्वल, x भी लेस देन 4 और y भी लेस देन 4, तो यही यही रहना पड़ेगा, ये सुनो, इसको यही रहना पड़ेगा ना। दिस इज द रीजन दैट यू लुकिंग एट, बिकॉज बोथ x एंड y या बोथ a एंड b आर पॉजिटिव नंबर्स। तो यार इसके नीचे तो यहाँ पे तो दोनों सॉरी अपना x नेगेटिव, x पॉजिटिव, y नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पे x नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, तो मुझे दोनों को पॉजिटिव रखना, तो यही रखूंगा ना। और ये वाला पॉइंट कौन सा है गाइस, 4,4 वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। गाइस बात क्लियर हो गई, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, ठीक है। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है गाइस अपना केस, नेक्स्ट था आपको बोल दिया कि यार 2x प्लस 3y इज इक्वल इज लेस देन 14, तो पहले इक्वल टू 14 कर लेते हैं। सो क्या है क्वेश्चन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, तो अगर y 0 होगा तो x कितना होगा, 7 लगभग यहाँ पे, और x 0 होगा तो y कितना होगा, 14/3, मतलब 4 पॉइंट समथिंग, है ना, 4 पॉइंट समथिंग समथिंग यहाँ पे। तो इसकी ये दिस इज द लाइन, राइट, ये लाइन है वो, दिस इज द लाइन, है ना। दिस इज हाउ मच, 0,4, ये कहा 0,0, दिस इज 4,0, ठीक है। और ये लाइन कौन सी पता है, ये लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 14। हमको क्या चाहिए गाइस, 2x प्लस 3y लेस देन 14, ये वाला रीजन चाहिए, ये वाला रीजन चाहिए। सो बेसिकली ये वाला रीजन कौन सा होता है गाइस, और आपको दिख रहा है ये जो ये रीजन है, ये क्या है, ये दिस इज द एंटायर टारगेट रीजन, जहां पे ए और बी फॉल कर सकते थे, बट हमको क्या चाहिए, इधर वाला रीजन। तो टोटल टारगेट रीजन ये वाला है, ये पूरा स्क्वायर है, और हमको क्या चाहिए, दिस इज आवर फेवरेबल रीजन। तो ज्योमेट्री प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन बन गया ना गाइस, डोंट यू थिंक सो। यहाँ पे द टोटल एरिया दैट यू कैन टारगेट इज द एंटायर स्क्वायर, व्हिच इज 4 into 4 यानी कि 16, एंड दिस इज आवर फेवरेबल एरिया। अभी यार ये फेवरेबल एरिया कैसे निकालें, तो वो मेरा मेन चैलेंज है। तो इसको निकालने के लिए ना बड़ा सिंपल सा केस बना सकते हैं आप, तो ये सिंपल सा केस कैसे बनाए, तो मैं सोच रहा था कि यार ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता हूँ, ये वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेता हूँ। तो कह रहे हैं इसे पूरे ये वाला रीजन चाहिए ना हमें, अगर ये रीजन चाहिए तो यानी कि पूरे स्क्वायर में से ये ट्राइंगल हटा दूंगा तो आई गेट द ये वाला रीजन। तो पूरा स्क्वायर में से ये ट्राइंगल निकालना, तो ट्राइंगल का रीजन सोचना थोड़ा सा आसान पड़ेगा। तो ये कौन सी लाइन है, ये लाइन थी y इज इक्वल टू 4, और ये कौन सी लाइन है, ये लाइन कौन सी है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे ना आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा ना, y इज इक्वल टू 4 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 का ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू 4, सो 12, और ये बन जाएगा 14 माइनस 12 इज 2 एंड 2x यानी कि बन जाएगा 1,4, है ना, 1। तो गाइस यहां से यहां तक लेंथ कितना है, 1, तो यहां से यहां तक लेंथ कितना हो गया होगा, 3, दिस इज 3। वहीं पे यहां पे और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना भाई, यहाँ पे x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4, तो ये कितना हो गया 8, 14 माइनस 8 इज 6, और y भी कितना हो गया 2, सो दिस इज 4,2। दिस सोचिए ना, ये पूरा लेंथ कितना है 4 है, और यहां से यहां तक कितना है 2, तो रिमेनिंग कितना हो गया 2। तो यानी कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल का बेस 3 हाइट 2 या बेस 2 हाइट 3, एक ही बात है। तो ये रीजन चाहिए ना हमें, ये रीजन चाहिए, तो पूरे स्क्वायर में से ये ट्राइंगल रीजन हटा दीजिए, तो पूरा स्क्वायर कितना है 16 माइनस ट्राइंगल रीजन कितना, हाफ बेस इनटू हाइट, है ना, तो ये भी कैंसिल हो रहा है। सो दिस इज हाउ मच, 16 माइनस 3 इज 13, एंड 13 माइनस 6, 13 by 16 is the probability that the number would be, जो भी रीजन है, will have 2a plus 3b would be less than 14। I hope it is clear guys। बहुत ही सिंपल सा केस है कि आपके पास इस तरह का एक स्क्वायर रीजन बन रहा था, उसमें स्ट्रेट लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है, और हमको ये चाहिए, उसमें इस पूरे में से हमको सिर्फ ये चाहिए, तो पूरा एरिया दैट यू कैन टारगेट इज दिस वन ना, ये पूरा स्क्वायर बन गया, इसके लिए डिवाइड बाय 16 कर दिया, 4 का स्क्वायर। यहां तक कैसे पहुंचे, तो आपको बस ये ट्राइंगल का रीजन माइनस कर दीजिए। तो ये ट्राइंगल का रीजन निकालने के लिए अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए, 1,4 एंड 4,2, तो ये बच कितना गया 3, यानी कितना रह गया 2, सो 3,2 यानी कि 3 या 2 है, तो इस पूरे स्क्वायर में से
ये ट्राइंगल रीजन हटा दिया, दिस इज गोइंग टू गिव यू योर आंसर। तो फाइनल आंसर कितना बन गया गाइस? 13/16। तो गाइस आई वांटेड टू कवर दीज थ्री एरियाज, क्योंकि यही जो है तो बेसिक्स मेरा पूरा प्रोबेबिलिटी का कवर कर देंगे। इसके बाद जब मैं रिवीजन क्लास लेके आऊंगा तब देन विल सी ऑल द क्वेश्चन दैट वी सॉ यस्टरडे, जिसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, अपना ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट, एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये सारे क्वेश्चंस को मिला के कुछ बड़े बड़े हैवी हैवी क्वेश्चंस करेंगे इन टर्म्स ऑफ रिविजन। ठीक है, तो आई सी यू टुमारो। ठीक है, सो आई कंक्लूड टुडेस क्लास। आपको पता ही है अपने चैनल के बारे में, वेयर वी डिस्कस ऑल द एरियाज एंड स्ट्रेटजीज, एंड आई एम लॉन्चिंग ऑन अनअकैडमी प्लस अ कोर्स on 15th of November, 15th of November, 7 p.m. guys. I'm launching a course on arithmetic. So I want everybody to be there, because अगर if you're targeting CAT 2021, तो CAT 2021 में जो बेसिक कोर्स जो होगा ना, तो दिस वुड बी बेसिक प्लस एडवांस्ड। तो इसका कोर्स का नाम ही है बेसिक टू एडवांस लेवल ऑफ अरिथमेटिक, जिसमें हर 3 सेशन के बाद विल बी हैविंग अ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस। तो पूरा अरिथमेटिक एक बार फिनिश हो जाएगा, then we'll run a program on number system, then we'll run a program on geometry, then we'll run a course on algebra। तो एक पूरा स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई हो जाएगी आपकी। ठीक है, और मैं यूट्यूब पे ब्रिंगिंग ऑन रिवाइजेस रेगुलरली। और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक और एनी अदर टॉपिक, तो अनअकैडमी जस्ट कैट एंड अनअकैडमी जस्ट कैट दीपक सर पे जाके यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड यू कैन प्लीज पोस्ट योर क्वेश्चंस सो दैट आई कैन रिस्पॉन्ड टू दोस क्वेश्चंस। ठीक है गाइस, आपको मैं बताया प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। आपको मैं शुरू में प्लस के बारे में बता रहा था, तो प्लस में ग्रेट बेनिफिट्स टू बी एंजॉयड, कैट वुड बी अ प्रेफर्ड कोर्स, इनके बारे में आपको मैं डिटेल में बता चुका हूँ। क्या 2021 देख रहे हैं तो 24 मंथ का कोर्स पिकअप कीजिए। इनमें से कोई भी ऑप्शन आप लेंगे तो 10% आपको इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा इफ यू यूज द कोड DJ10। अगर आप ये कोड यूज करते हैं आपको इंस्टेंटली 10% ऑफ मिल जाएगा। प्लस में क्या क्या बेनिफिट्स है गाइस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है। लाइव क्लासेस और लीडर बोर्ड, अपना इंटरेक्शन विद एजुकेटर तो है ही, बट जो लीडर बोर्ड है गाइस, लाइव पोल्स और लीडर बोर्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अल्टीमेटली जो कॉल आती है दैट कम्स इन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटाइल्स। तो लीडर बोर्ड यानी कि यू वांट टू सी हाउ आर यू परफॉर्मिंग एज कंपेयर्ड टू अदर्स, ये कांस्टेंट मॉनिटरिंग करनी बहुत जरूरी होती है। दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट फीचर इज गिवन टू यू। एंड टेस्ट सीरीज एनालिसिस, जो भी आप टेस्ट देंगे उनका एनालिसिस हम लोग साथ में मिलकर बैठ के करेंगे। एंड लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, जैसे आपको मैं अपने कोर्स के बारे में बता रहा था, आफ्टर एवरी 3 सेशंस हम कंडक्टिंग लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन। ठीक है, सो दैट द थिंग्स डोंट गेट पाइल्ड अप एंड चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर टू हैव। So I'm inviting everybody to join plus, and CAT 2021 के लिए 21 के लिए 24 मंथ का कोर्स पिकअप कीजिए। क्यों, इसका रीजन आपको शुरू में बता चुका हूँ। ठीक है, और इनमें से फिर भी कोई ऑप्शन पिकअप करते हैं 10% इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा इफ यू यूज द कोड DJ10। ठीक है, सो आई टेक यू लीव, थैंक यू सो मच, गुड नाइट गाइस।